हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस हफ्ते की प्लेसेस इन न्यूज़ में। हमेशा की तरह आपको क्या करना है, इस वर्ल्ड मैप पे जो भी लोकेशन हम पढ़ेंगे उसको या तो अपने एटलस में या अपने मैप में आइडेंटिफाई कर लेना है कि अगर आपको वापस आके रिवाइज करना पड़े तो आप एक ही इमेज से या एक ही एटलस में जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशन है उसको रिवाइज कर पाए। क्योंकि हम बार बार हफ्ते हफ्ते रिवाइज करते हैं तो जो भी लोकेशन है वो अपने आप हमें याद हो जाती है उनको देख कर ही। तो लेट्स स्टार्ट विद ऑलवेज लाइक प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुछ लेक्स के नाम दिए हुए हैं, कुछ स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको मुझे बताना है कि इनमें से कौन कौन से नॉट करेक्टली मैच्ड है। ओनली वन पेयर, ओनली टू पेयर, ऑल थ्री, ओनली थ्री, ऑल फोर, क्या क्या नॉट करेक्ट है। वेम्बनन, देवर, अष्टमुडी और वुलर। बहुत सिंपल है। यहां अगर आप वुलर पे फोकस करो तो भाई ये कश्मीर में है, लद्दाख में तो है नहीं। तो सिंपली आप देख सकते हो कि इसका उत्तर क्या होगा। प्लस पूरी डिटेल में यहाँ दी हुई है कि वेम्बनाड जो लॉन्गेस्ट लेक है कहाँ पर है। ऑब्वियसली केरला में है, एक ब्रैकिश लेक है। दूसरी की बात हो गई जैसमन लेक, देवर के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ इन सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, उदयपुर राजस्थान में है। अष्टामुदी लेक केरला में है। चौथा जो हम बात कर रहे थे वुलर लेक, इट इज़ अ फ्रेश वाटर लेक इन बांदीपुर इन जम्मू एंड कश्मीर, नॉट इन लद्दाख। तो आपको पता लग गया आंसर क्या है। केवल एक ही इनकरेक्ट है, फोर्थ वन, बाकी सारे करेक्ट थे। तो इसलिए ए इज योर आंसर। न्यूज़ में इसलिए था कि स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी ने कहा है कि भाई इलीगल डिस्चार्ज ऑफ बायो वेस्ट जो यहाँ हो रहा है अष्टमुदी में, जो कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में है, इसको कम करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विद रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द यूएन जनरल असेंबली कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस टू नॉन मेंबर स्टेट्स। Intergovernmental organizations can seek observer status in the UN General Assembly. Permanent observers in the UN General Assembly can the UN maintain missions at UN headquarters. It is headquartered in Geneva, Switzerland. Which of the following are incorrect? इस सवाल का जवाब मुझे दीजिए, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा करेक्ट है, कमेंट बॉक्स में। और बताइएगा क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया, या ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आज इस हफ्ते हमारे पास प्लेसेस न्यूज़ में ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं है, लेकिन ज़्यादा डिटेल में करना पड़ेगा क्योंकि कई जगह बहुत न्यूज़ में है। साउथ कोरिया, सीरिया, इनको डिटेल में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हमारे पहले टॉपिक के साथ जो बात करता है साउथ कोरिया के बारे में। साउथ कोरिया में क्या हुआ, साउथ कोरिया ने डिक्लेयर कर दी है, उनके प्रेसिडेंट ने बोला कि भाई दुनिया में बहुत टेंशन है, हमारे देश में भी बहुत टेंशन है। उनको लगा या उनको ऐसा लगा कि उनकी देश पे नॉर्थ कोरिया की नज़र पड़ चुकी है, खतरा हो सकता है, तो मार्शल लॉ लेके आ जाते हैं, इमरजेंसी लागू कर देते हैं। असल में नॉर्थ कोरिया की नज़र हो या ना हो, उनकी विश्वसनीयता कम हो रही थी, जो रेटिंग्स थी उनकी पॉपुलैरिटी की वो गिरती जा रही थी। इसी को देखकर वो हैरान थे कि भाई अब क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा भाई हम इलेक्शन हारे, इससे पहले मार्शल लॉ लगा देते हैं। उन्होंने मार्शल लॉ अनाउंस किया। उनकी पार्लियामेंट नेशनल असेंबली कही जाती है, वहां से 6 घंटे तक वो मार्शल लॉ रहा। उसी बीच में वहां पर अपोजिशन लीडर्स जो थे उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास करा के उस मार्शल लॉ को कैंसिल भी करवा दिया, और जो उनकी पावर्स थी वो चली गई एज मार्शल लॉ में जो लगती थी। तो ये 6 से 7 घंटे तक ही वहां पर इमरजेंसी या मार्शल लॉ रहा, क्योंकि उस पीरियड में ही लोगों ने आके पार्लियामेंट को या नेशनल असेंबली को घेर लिया। अपोजिशन लीडर्स ने, मिलिट्री भी आ गई थी वहां, उनको कूद के मिलिट्री लीडर्स अंदर गए, रेजोल्यूशन पास कराया और इसको कैंसिल किया। तो ये डेमोक्रेसी की जीत भी दिखाता है एक तरह से, कैसे प्रोडक्शन ऑफ डेमोक्रेसी हो सकती है अगर लोग सजग रहे और जागरूक रहे। तो अब यहां पर सवाल यह है कि इन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक जो फैक्टर है उसको कमजोर करने के लिए बाहर की ताकतें जोर लगा रही, इसलिए ऐसी दिक्कत है। लेकिन उनकी खुद की गिरती पॉपुलैरिटी भी एक कारण थी। इनकी वाइफ पर के ऊपर आरोप लगाए गए करप्शन के, करोड़ों के बैग लेके घूम रही है, लाखों के, कई ऐसे करप्शन के आरोप लगे थे उन पे, उनके वाइफ के ऊपर भी, जिस वजह से काफी टाइम से वो संदेह के घेरे में थे और शायद इस बार इलेक्शन हार भी जाते। इसलिए वो अपनी पावर बढ़ाने की कोशिशें कर रहे थे। अगर आप साउथ कोरिया का इतिहास पढ़ोगे ना तो वहां हर राष्ट्रपति को या तो जेल जाते हैं वो, या सुसाइड कर लेते हैं, या कुछ और हो जाता है, कुछ ना कुछ होता जरूर है। कुछ ही ऐसे बचे हैं जो आराम से जिंदगी जिया है उन्होंने, क्योंकि वहां पर जो प्रेसिडेंट है उनका, वहां जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वहां की, वो इतना सारा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है कि वो चीज़ों को बहुत बुरी तरह प्रभावित कर देते हैं। अब बात आई साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया कहाँ लोकेटेड है, ये बॉर्डर किससे शेयर करता है? साउथ कोरिया केवल एक देश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, लैंड वाला, विच इज नॉर्थ कोरिया, क्योंकि ये पूरा कोरियन पेनिनसुला था।
ये डीमिलिटराइज जोन है, ये जो है इसे कहते हैं 38th पैरेलल जो यहाँ से गुजरता है। तो अगर आपसे पूछा जाए 38th पैरेलल कहाँ से गुजरता है तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में है। डीमिलिटराइज जोन DMZ लाइन अगर बोली जाए कहाँ है तो वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, जो असली अभी जहां पर आत्मसमर्पण या सीज फायर जहां पर हुआ था, वो लाइन जिसके इधर साउथ है उधर नॉर्थ है, वो DMZ है। 1950s में इनके बीच में एक भयंकर युद्ध हुआ था। नॉर्थ कोरिया को रशिया और चाइना ने सपोर्ट किया था, साउथ को USA और वेस्ट कंट्रीज ने सपोर्ट किया था। तो ये जहां रुकी लड़ाई वो जगह थी वो, ठीक है। यहां पे इनकी कैपिटल है सोल। कुछ जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस है वो आप याद रखिए कि जैसे माउंट हाला और जेजू आइलैंड। जेजू आइलैंड बहुत फेमस लोकेशन है साउथ कोरिया की। जेजू आइलैंड याद रखिए। यहां पर एक लोकेशन ये, कोरिया स्ट्रेट यहां से गुजरता है। कोरिया स्ट्रेट के पास यहां एक आइलैंड है छोटा सा, सुशिमा। ये असल में जापानीज आइलैंड है, दैट यू नीड टू रिमेंबर। इधर है सी ऑफ जापान, इधर है येलो सी। तो अगर आपसे पूछा जाए साउथ कोरिया की लोकेशन कहां पर है तो इट्स बिटवीन येलो सी एंड सी ऑफ जापान, ठीक है। तो इनके जस्ट इधर जापान है, इधर आपका नॉर्थ कोरिया आ गया, इस साइड चाइना आ गया, ठीक है। ये कोर लोकेशन है इनकी। अब अगर हम इसी इमेज में दोबारा देखें, रिवर्स भी है कुछ, जैसे ग्योम रिवर काफी फेमस है, हैन रिवर काफी फेमस है, यहाँ पर नक्तोंग रिवर काफी फेमस है। तो कुछ जो एक दो नाम है वो आपको याद रहने चाहिए। माउंटेन्स यहाँ पर एक बहुत फेमस है, सोबेक माउंटेन्स, सोबोइक माउंटेन्स और ग्योंगयांग माउंटेन्स। ये उतने रेलेवेंट भी नहीं, याद रख भी नहीं पाओगे। मेजरली जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं, कोरियन स्ट्रेट, येलो सी, सी ऑफ जापान, वो कहाँ पर है? इनकी राजधानी सियोल और जेजू आइलैंड। जेजू आइलैंड के साथ ही चेजू स्ट्रेट भी है, चेजू स्ट्रेट, जेजू आइलैंड इट्स पार्ट ऑफ कोरिया। ये कम से कम इतना याद रखो, ये रेलेवेंट है, ठीक है। 38th पैरेलल कहाँ पर है, DMZ कहाँ पर है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट माउंटेन था तेबेक माउंटेन्स, यहाँ पर तेबोक माउंटेन्स है, ये एक याद रख लेना। इतना तो कम से कम याद रहना ही चाहिए आपको, ठीक है। अगले टॉपिक पे आते हैं जो बात करता है रीसेंट सीरिया के बारे में। सीरिया में एक मिलिटेंट ग्रुप्स ने अचानक से हमला बोला और सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर पर कब्जा कर लिया। उस शहर का नाम क्या है? पहली बात, सीरिया की राजधानी क्या है? सीरिया की राजधानी है डेमेस्कस। उनका दूसरा सबसे बड़ा शहर है अलेप्पो। तो उनके दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो के ऊपर हो गया है कब्जा एक ग्रुप का, जिसका नाम है हायत तहरीर अल शम या HTS। ये एक ऐसा ग्रुप है कि कभी ये आईसिस का पार्ट हुआ करता था। आईसिस से टूट के कुछ लोग अलग हुए, फिर वो अलकायदा से जुड़े, अलकायदा से टूट के फिर एक अलग हुए, फिर एक और ग्रुप बनाया, तब जाके ग्रुप बना हायत तहरीर अल शम। और इसने अलेप्पो के ऊपर भी कब्जा कर लिया और अब एक होम्स का इलाका है वहां बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ये सीरिया है, यहां पर है अलेप्पो का शहर जो टर्की के बॉर्डर के पास मिलता है। इस पूरे इलाके पे कब्जा करके अब धीरे धीरे वो फौज यहां तक आ रही है, विच इज होम्स का इलाका, ठीक है। ये सीरिया की कहानी होगी, यहां पर ये शिफ्ट कर रहे हैं। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस है वो हमें पहले पता होना चाहिए। इस सीरिया की ज्योग्राफी की अगर हम बात कर लें तो इसमें बिशरी माउंटेन्स है, ठीक है। ये बिशरी माउंटेन्स है, इधर बिशरी माउंटेन्स है, यहाँ पर एंटाई लबनन माउंटेन्स है, ठीक है। यूफ्रेटिस रिवर यहां से गुजरती है, लेक अल असद यहां से गुजरती है, जो कि मैन मेड एक लेक बनाई गई थी। डेमेस्कस शहर है इनका सबसे बड़ा, कैपिटल भी है, और अलेप्पो सेकंड लार्जेस्ट सिटी इनकी है, जिसके ऊपर अभी कब्जा हो गया है मिलिटेंट्स का। अब देखो, जब आप ज्योग्राफी में जाओ तो उनकी कुछ और इंपॉर्टेंट लोकेशन है। फॉर एग्जाम्पल राका। राका का इलाका जो है ये एक ऐसा शहर है जिस रीजन में है यहां पर कुर्द लोग रहते हैं, कुर्दिश पॉपुलेशन। तो ये कुर्दिश पॉपुलेशन के कंट्रोल में ये जगह है। और अलेप्पो, राका और इधर एक और हामा से ऊपर इदलिब प्रोविंस है, इदलिब राज्य के अंदर। तो इदलिब प्रोविंस कहां पर है, लटाकिया प्रोविंस कहां पर है, अलेप्पो कहां पर है, तल रिफात कहां पर है, ये सब सीरिया के अंदर है। तो ना थोड़ा इसको थोड़ा समझते हैं कि यहां पे क्या चल रहा है। पहले समझो सीरिया की कहानी। ये ग्लोबल मैप है, ठीक है। ईरान एक शिया मेजोरिटी कंट्री, शिया का दबदबा। इराक एक ऐसी कंट्री जहां पर शिया सुन्नी ऑलमोस्ट लगभग थोड़ा ऊपर नीचे 19-20 पर पॉपुलेशन बराबर है। यहां पर भी शिया ग्रुप सब एक्टिव हो चुके हैं सद्दाम हुसैन के मरने के बाद से। सीरिया एक ऐसा देश जहां पर सुन्नीज आर इन मेजोरिटी, लेकिन जो रूलर है वो है असद अल बशर। असद खुद एक शिया है, ठीक।
क्लियरली कनेक्शन दिख रहा है, इधर शिया, इधर शिया, इधर शिया, ठीक है। तो यहां पर ईरान कंटिन्यूसली चाहेगा कि हमारा दोस्त यहां खड़ा रहे या लीडर, ताकि हमारी एक स्ट्रॉन्ग पावर बन सके। तो इराक में असद की पावर है और असद को हमेशा सपोर्ट कौन करता है, यहां से ईरान सपोर्ट करता है। जो एक एक शिया रूलर है इनको सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे शिया यहां रूल करेंगे सुन्नीज के ऊपर, तो जितने सुन्नी कंट्रीज हैं उनको अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगेगा। तो उनके विरोध में कौन कौन है, उनके विरोध में सऊदी अरेबिया हो गया, और सबसे बड़ा इनका एक दुश्मन यहां बैठा है टर्की। इनका एक दुश्मन यहां बैठा है इजराइल, और यहां इनका एक दोस्त भी बैठा है, उस दोस्त का नाम है हिजबुल्ला, कि हिजबुल्ला भी एक शिया मिलिटेंट ग्रुप है। तो हिजबुल्ला, ईरान हमेशा असद को सपोर्ट करते हैं ताकि इनका दबदबा सीरिया के ऊपर बना रहे और एक शिया कंट्रोल का सिस्टम बना रहे। और इसी चक्कर में इन्होंने एक पूरा आर्क ऑफ रेजिस्टेंस बना रखा है कि आप ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान के भी रीजन में, लेबनान के ऊपर हिजबुल्ला का बहुत ज्यादा कब्जा है, तो ये पूरे रीजन में ईरान का दबदबा रहता है। इसी को देख के बाकी देश परेशान रहते हैं, खासतौर पर इनका नंबर 1 दुश्मन सऊदी अरेबिया, उसको पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि भाई किसी तरह असद का तख्ता पलट हो जाए। अमेरिका भी चाहता है असद का तख्ता पलट हो जाए। अगर अमेरिका चाहेगा कि असद का तख्ता पलट हो तो रशिया क्या चाहेगा, नहीं भाई तुम बने रहो। तो इसीलिए असद का वो अमेरिका को विरोध है तो रशिया का सपोर्ट है, और इसीलिए सीरिया में ये कहानी है। अब देखो ये तो हो गई कौन कौन सपोर्ट कर रहा है। इनके सपोर्ट में कौन कौन है, ईरान है, ठीक है, इनके सपोर्ट में कौन है, लेबनान में हिजबुल्ला है, इनके सपोर्ट में रशिया है, और इनके सपोर्ट में इराक के मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। क्यों, क्योंकि शिया लीडर है असद। यहां पर वो रिलीजियस वाला कार्ड आ जाता है, शिया सुन्नी वाला। रशिया इसलिए सपोर्ट कर रहा है कि क्योंकि अमेरिका इनका दुश्मन है। ये तो हो गई एक डायरेक्शन। अब एक दूसरी डायरेक्शन है, वो है टर्की। टर्की का क्या जा रहा है भाई, देखो सीरिया की इस ज्योग्राफी में एक ग्रुप, एक इलाका है ये वाला, जिसके ऊपर कुर्दिश टेरिटरी है। यहां पर एक कुर्दिश ग्रुप रहते हैं, कुर्द लोग। कुर्द लोग यहां भी हैं, कुर्द लोग इराक की सीमा पर भी हैं और तुर्की की सीमा पर भी है। पूरा इलाका में तुर्किश लोगों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और वो अपने लिए एक अलग देश बनाना चाहते हैं। जो उनको रोकता सबसे ज्यादा कोई है तो वो टर्की है। टर्की कुर्दिश लोगों को देखता है एज ए टेररिस्ट। वो चाहता है कि भाई ये खत्म हो जाए, इनको ध्वस्त कर दे। तुर्की चाहता है ये भी ध्वस्त हो जाए और यहां सीरिया में जो असद की सरकार है वो भी ध्वस्त हो जाए, ताकि हमारा दबदबा बना रहे। तो हमेशा ना वो कोशिश करता था कि यहां से मिलिटेंट घुसा के किसी तरह लड़ सके इस रीजन में। तो बस वो ढूंढ रहा था उनको कोई ऐसा साथी मिले जो उनके लिए लड़ सके। बार बार जो इस एरिया के रिबेल्स हैं, जो विद्रोही हैं असद की सरकार के खिलाफ, उनको बढ़ावा देने के लिए ढेर सारे ग्रुप्स एक्टिव थे। हाल में क्या हुआ, लेबनान बेचारा, लेबनान जो यहां इनके लिए लड़ता था दमिश्क के पास आगे सीरिया में, वो बेचारा लग गया इजराइल के साथ लड़ाई में। ईरान बिजी हो गया इजराइल के साथ लड़ाई में, रशिया बिजी हो गया यूक्रेन के साथ लड़ाई में। तो सीरिया की फौज पड़ गई अकेली। और तब लगा टर्की को और अर्दोगान को कि मौका है, अभी लोहा गर्म है, चोट कर दो। उन्होंने तुरंत जो एक मिलिटेंट ग्रुप था उसको सपोर्ट करके बोला भाई समय आ चुका है, अटैक करने की तैयारी करो। और ये वो ग्रुप है जो कभी आईएसआईएस या अलकायदा का पार्ट हुआ करता था, फिर अलग हुआ और बन गया पहले नुसरा फ्रंट, जब ये अलकायदा का फ्रंट था, फिर टूट के बना जवात फतेह अल शम, और आखिरकार बन गया हयात तहरीर अल शम, HTS। हयात तहरीर अल शम वो मिलिटेंट ग्रुप है, वो लड़ाकों का ग्रुप है जो इन्होंने ये लड़ाई स्टार्ट करी, ठीक है। तो ये लोग वो ग्रुप है जो अभी एक्टिव कहां पर है, इनके कंट्रोल में कौन सा शहर आ चुका है, अलेप्पो। अब ये होम्स के पास भी पहुंच चुके हैं, उसको भी कब्जा कर ही लेंगे। तो अलेप्पो कहां पर है, होम्स कहां पर है, हयात तहरीर अल शम्स कहां पर है, दमिश्क कहां पर है, ठीक है, ये नाम याद रखने हैं। तो इन्होंने अटैक किया। अब ये ऑब्वियसली यहां से अटैक करेंगे जहां इनको टर्की सपोर्ट कर रहा है, तो इन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया। और आज के टाइम में जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह की है कि ये जो हिस्सा है ये इन लोगों ने कंट्रोल कर लिया है, HTS के पास ये हिस्सा आ चुका है। यहां जो बाउंड्री वाला हिस्सा है यहां पर टर्की के फोर्सेस ने आधा कंट्रोल कर लिया है। ये राका वाला जो इलाका है इडलिब प्रोविंस का, इसके ऊपर कुर्दिश फोर्सेस का कब्जा है। जो कुर्दिश फोर्सेस है इनका नाम है सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, SDF। अब तुर्की यही नहीं रुकेगा, तुर्की को यहां तो जीतना है ही है सीरिया के खिलाफ, उनको ये SDF को भी हराना है, ठीक है। तो अभी और जंग यहां चल रही है, ये कुर्द। अब देखो अभी ना जो सीरिया की कहानी है हमेशा ऐसी नहीं थी।
आज से 10 साल पहले आधे से ज्यादा सीरिया के ऊपर कब्जा था आईएसएस का। आईएसएस बहुत ताकतवर थी यहाँ, क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे रेबल फोर्सेस थे उनको सीरिया से लड़ना था। असद के खिलाफ लड़ने के लिए सऊदी अरेबिया ने हथियार देता था कि भाई असद के खिलाफ लड़ो, टर्की हथियार देता था, वो असद के खिलाफ लड़ रहे थे, असद की आर्मी लड़ रही थी उनके खिलाफ। तो इस लड़ाई में ना बहुत सारे ग्रुप्स खड़े हो गए थे। वहां पर मौका लगा आईएसएस को कि भाई कब्जा करते हैं, और उन्होंने पूरे इलाके के ऊपर कब्जा कर रखा था। अमेरिका रशिया सबको लगा भाई ये चलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो अमेरिका ने भी जो सीरियन डिफेंस फोर्सेस हैं, जो कुर्द लोग हैं, इनको सपोर्ट किया कि भाई जाओ आईएसएस से लड़ो। आज से 10 साल पहले तो इन कुर्दों को वादा भी किया गया था, जीत लोगे तो तुम्हारा देश बना देंगे। कुर्दों ने खूब स्ट्रांगली आईएसएस से लड़ाई की, आईएसएस को हराया, लेकिन फिर भी कुर्द्स को उनका देश नहीं मिला। और तुर्की आज भी इनको बहुत बुरी तरह बेरहमी से मारता है, इनके ग्रुप को टेररिस्ट ग्रुप मानता है, कुर्द्स को तबाह करने की फिराक में रहता है। कुर्द के साथ इनका दुश्मन ये भी है, तो इस पे भी अटैक कर दिया, बाकी सारे इनके दोस्त बिजी थे इसीलिए। ये कहानी है जिसकी वजह से सीरिया में अभी ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ पड़ा है। तो जो नाम है इदलिब प्रोविंस, हमा, सराकिब, अलेप्पो, टेल रिफात और लताकिया, इन जगहों का नाम याद रखना, इन ग्रुप्स का नाम याद रखना। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, ठीक है, एचटीएस, ये कौन सा ग्रुप है येलो वाला, कुर्दिश। इंपॉर्टेंट शहर कौन कौन से हैं ये, ठीक है। एक बार फिर आप देख लो, ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, नीचे इजराइल, साइड में वेस्ट बैंक, इधर आ जाओ गाजा, और ये है जॉर्डन, ठीक है। ये कौन सी कंट्री है? सऊदी अरेबिया, राइट। तो इस तरह से आप लोकेशन याद कर सकते हो। ऊपर टर्की है, ठीक। तो ये ज्योग्राफी जो है, इधर मेडिटेरेनियन सी है, यहां पर गाजा स्ट्रिप है, यहां पर है सिनाई पेनिनसुला, नहीं सिनाई पेनिनसुला कहाँ है? यहां है सिनाई पेनिनसुला। ये कौन सी जगह है? ये है गोलन हाइट्स, जो थी तो वैसे असल में सीरिया की, पर कब्जा इसके ऊपर इजराइल ने कर रखा है। तो गोलन हाइट्स कहां पर है? सिनाई पेनिनसुला कहां पर है? लेबनान कहां पर है? हिजबुल्लाह कहां पर है? लेबनान की राजधानी क्या है बताओ? लेबनान की राजधानी क्या है? बैरत। फिर यहाँ सीरिया की राजधानी है दमिश्कस, अलेप्पो, राका, अदलिब, ठीक है। ये सारे नाम याद रखने हैं आपको। इस्फहान कहां पर है, ठीक है। नतान्स कहां पर है? लगातार हम पिछले हफ्ते याद करते हैं। तो मिडिल ईस्ट न्यूज में है, लोकेशन मार्क कर लो, ताकि एक बार मैप में देख के आपको चीजें याद रह जाए, कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको यहां से याद रह जाएंगी। फिर से एक और मैप में आपको क्लियरली दिखा देता हूं कहानी क्या है। रेबल वाला इलाका इदलिब, होम्स, अलेप्पो, राका, देरेजोर, ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, याद रखना। कौन कहां से हमले कर रहा है वो भी हमने देख लिया इस रीजन में, ठीक है, लोकेशन वाइज, ठीक। आसपास कौन सी कंट्रीज हैं वो भी आपको याद रह जाएंगी। मिलिटेंट ग्रुप का नाम क्या है? हयात तहरीर अल शम, एचटीएस। अब इसके बाद एक और देश के पास आते हैं जहां एक और विवाद हो रखा है। उस देश का नाम है नेपाल। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पहुंचे चाइना। आमतौर पे इनका कोई भी प्राइम मिनिस्टर अगर चुनाव जीत के आता है तो सबसे पहले वो विजिट करते हैं इंडिया की, क्योंकि इंडिया का ट्रेडिशनल पार्टनर है, हमारा इनके साथ रोटी बीटी का संबंध है। लेकिन इन्होंने इस प्रोटोकॉल को तोड़ा और पहुंच गए पहले चाइना, और वहां पर और एग्रीमेंट साइन करके आए हैं। किसके ऊपर? बीआरआई के ऊपर, कि बीआरआई के प्रोजेक्ट भाई स्टार्ट कर दो। एग्रीमेंट साइन हो गया, जो काम रुका पड़ा है उसको पुश कर दो। अब उसके बाद 10 प्रोजेक्ट से भी ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको चाइना पुश करने वाला है। और जब ये वहाँ गए तो ऑलरेडी वहाँ जमाते इस्लामी जो बांग्लादेश के ग्रुप्स हैं वो भी वहाँ बैठे हुए थे। तो इंडिया के खिलाफ थोड़ा सा ज़्यादा पुश होने की कहानी यहाँ शुरू हो रही है। जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स, खासतौर पे जो एक नाम आपको याद होना चाहिए वो है ट्रांस हिमालयन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जहाँ ये काठमांडू तक रेलवे लाइन लाने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रॉम लासा, तिब्बत को काठमांडू से कनेक्ट करने के लिए ट्रांस हिमालयन कनेक्टिविटी कॉरिडोर, जहाँ पे रेलवे लाइन रोडवेज की बात की गई है, ताकि अक्रॉस हिमालय वो कनेक्टिविटी डेवलप करेंगे। ये वो इलाका है, तो ये आपको याद रखना है। ट्रांस हिमालय कनेक्टिविटी कॉरिडोर किसके अंदर है? बीआरआई के अंदर है। लेकिन अभी तक इसके ऊपर काम उस तरह से स्टार्ट हुआ नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा नेपाल को भी दिखता है कि ज़्यादा जाल में ना फंस जाए। इंडिया के खिलाफ ये चाइना का कार्ड प्ले करते हैं हमेशा डराने के लिए, भाई हमारी बात नहीं मानोगे तो हम उनके साथ चले जाएंगे।
अच्छी बात है, चले जाओ, पर एक पॉइंट के बाद वो पूरी ही गर्दन ना दबा देंगी, उसकी भी चिंता उन्हें रहती है। तो ट्रांस हिमालयन जो कनेक्टिविटी कॉरिडोर है वो कहाँ से, ल्हासा से लेकर काठमांडू तक डेवलप किया जाएगा, जिसमें सिंगाटसे, केरुंग, रशुआ गौडी, ये सब इलाके कनेक्ट किए जाएंगे। कहाँ से कहाँ तक याद रखो, किन इलाके में किस देश का ये पार्ट है वो समझ जाओ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, जैसे एक हारीमाओ शक्ति। हारीमाओ शक्ति मलेशिया के साथ हुई है भारत की मिलिट्री एक्सरसाइज। मलेशिया कहां पर है, कैन यू गेस? अगर मैं इंडिया की ऐसी एक रफ सी स्केच बनाऊं तो मलेशिया किधर है, इधर किस साइड होगा मलेशिया? इंडोनेशिया कहाँ है? फिर मैं आपको दिखाता हूं, ये इंडिया है, इधर कौन सी कंट्री है? बांग्लादेश आ गए, म्यांमार आ गए, थाईलैंड आ गए, मलेशिया आ गए, ठीक है। मलेशिया, ये भी हिस्सा मलेशिया में आता है, इधर वाला हिस्सा भी मलेशिया में आता है। यहीं पर सिंगापुर है आपका, इधर जहां पर चांगे पोर्ट है बहुत फेमस। तो मलेशिया के साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया की हुई, ये है साउथ ईस्ट एशिया, जहां पर ये सभी देशों ने ग्रुप बना रखा है आसियान। आसियान में है 10 मेंबर्स, 10 के 10 मेंबर्स के नाम आपको इन जनरल याद होने चाहिए। सॉरी, 10 के 10 मेंबर्स कौन कौन से हैं आसियान के? हमने बहुत बार डिस्कस किया है, SIMPB, ठीक है, CLMVT, ये 10 कंट्रीज हैं जो आसियान की मेंबर हैं, ठीक। फिर ASEAN +6, ASEAN +5, ASEAN +8, वो भी हमने बार बार रिवाइज किया। RCEP में कितने मेंबर हैं याद होना चाहिए भाई आपको। ASEAN +5 है, इंडिया बाहर हो गया, 16 थे पहले, ठीक है। ईस्ट एशियन समिट में ASEAN +8 है, तो 6 जिनके साथ RCEP की नेगोशिएशन हो रही थी, 2 और, अमेरिका और रशिया। तो ये हो गई कहानी। अब मुझे बताइए इस आइलैंड को क्या कहते हैं? एक ऐसा आइलैंड है जिसपे 3 देश हैं। कौन कौन से? मलेशिया भी है, ठीक है, ब्रूनी भी है और इंडोनेशिया भी है। इस भूभाग को, इस आइलैंड को क्या कहते हैं जिसके ऊपर 3 देश हैं? बताइए कमेंट सेक्शन में, पॉज करके लिख दो आंसर भाई, क्योंकि आगे हम डिस्कस करेंगे। अगला है अग्नि वॉरियर। ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में जो एक डिफेंस टाइज को दिखाता हुआ एक फील्ड फायरिंग रेंज में जो हमारा एक्सरसाइज हुआ, उसका नाम है अग्नि वॉरियर। सिंगापुर की आर्म फोर्सेस और इंडियन आर्मी ने इसमें भाग लिया। सिंगापुर कहाँ पर है? ये रहा छोटा सा सिंगापुर। सिंगापुर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर भी बहती है, जोरहोर नाम की रिवर। यह सिंगापुर, यहाँ पर आपको दिखेगा चांगी का इलाका। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंटली क्या है, यहाँ पर है कौन सा चोक पॉइंट? स्ट्रेट ऑफ मलक्का। और चाइना को बहुत डर लगता है मलक्का से कि भाई मलक्का को कहीं जाम करके हमारे सारे रास्ते ना बंद कर दे इंडिया। मैं इस मैप में दिखाता हूं आपको, सॉरी। यहां ये जो इलाका है ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का को अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो चाइना जाने वाला जितना सामान है उसको रोक दिया जा सकता है। चाइना, इसे कहते हैं चाइना का मलक्का डायलेमा। दे आर ऑलवेज वरीड कि इस स्ट्रेट को कोई आके नेवी बंद ना कर दे। यहाँ आसपास अमेरिका की भी नेवी फिलीपींस में बैठी है, कई जगह पे बैठी है, भारत की स्ट्रांग नेवी है। और एक पॉइंट ऑफ टाइम में 60 से 70% तक चाइना का जितना ट्रेड है, उनके एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो सब यहीं से मूव करते थे। उन्हें हमेशा डर रहता था इसको कोई ब्लॉक ना कर दे, और ये डर वाजिब था। इंडियन नेवी ने कहा हम भी देख लेंगे भाई, देखते हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान के ऊपर वो BRI के थ्रू एक कॉरिडोर डेवलप कर रहे हैं, सीपेक, जो हो भी चुका है, जिसके तहत उन्हें यहां से ना आना पड़े और इंटरनली ही वो वहां से चाइना में एंटर कर जाए। ये पूरी कहानी है। और इस आइलैंड को कहते हैं बोर्नियो आइलैंड, जिसके ऊपर 3 देश हैं, ब्रूनी, इंडोनेशिया और मलेशिया, ठीक है। ये भी हमने समझ लिया। मलेशिया का मैप भी देख लिया, ठीक है। सिंगापुर का, ये सिंगापुर है, इस रीजन में क्लियरली दिख रहा है आपको। एंड फाइनली ये है बोर्नियो का आइलैंड। 3 देश इसके अंदर कौन कौन से हैं? ये पूरा रीजन कहलाता है इंडो पैसिफिक। और यहीं पर है अभी बहुत सारी युद्ध की तैयारियां, क्योंकि चाइना यहाँ बहुत हाथ पैर पसार रहा है। तो इसे कहते हैं इंडो पैसिफिक, जहां कहता है इंडिया बिलीव्स इन आसियान सेंट्रलिटी। भारत मानता है कि अगर आपको इंडो पैसिफिक को प्रॉस्परस बनाना है तो आपको उसमें आसियान को सेंट्रल मान के चलना पड़ेगा। और सही में देख लो, अगर आप एशिया पैसिफिक के सेंटर में देखो तो कौन है? आसियान है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको इस रीजन में डेवलप करना है तो इन देशों के साथ, इस ग्रुप के साथ कोऑर्डिनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंडो पैसिफिक का रीजन भी कहाँ है वो भी हमने देख लिया, ठीक है। ये था आज का डिस्कशन। आपको इस वीडियो के लिंक चाहिए, PDF चाहिए, तो यहाँ नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके उस पर आप जाकर
आप PDF डाउनलोड कर सकते हो इस वीडियो का या बाकी जितने भी वीडियोस हैं उनका। बाकी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो स्कैन करके इस QR कोड को, जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कोर्सेज के बारे में और ढेर सारे PDF और कंटेंट वहाँ आपको मिल जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW ओनली IAS। कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। हैव अ नाइस डे।